हे एवरीवन, जैसे यहाँ पर हमने 3 मार्क के PYQs डिस्कस करे थे, वैसे यहाँ पर हम ज्योग्राफी के 5 मार्क के PYQs डिस्कस करेंगे जो कि CBSE ने फ्रॉम 2015 से 2022 तक पूछे हैं। ये सभी जो PYQs है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन से जो टॉपिक हैं वो रिपीटेड है जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और साथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें करे बिना हम एग्जाम में नहीं जा सकते, जिनसे हर बार क्वेश्चन CBSE पूछ रहा है। तो ये सभी यहाँ पर चीज़ें क्लियर करूंगा मैं आपकी कि भाई 5 मार्क के कौन से PYQs हैं, सभी को हम डिस्कस करेंगे। 3 मार्क के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है चैनल पे, वो आप देख सकते हो, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे यहाँ पर हम देखेंगे 5 मार्क के भी। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। अगर आप कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि मैं फ्यूचर में अपलोड करूंगा उसको मिस नहीं करना चाहते तो, और बहुत टाइम लगता है क्वेश्चंस को अरेंज करने में, प्रिपेयर करने में, रिसर्च करने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ ताकि हम ग्रो करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टोटल आपको 40 से 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये 5 मार्क के जो क्वेश्चन पूछे हैं CBSE ने, यहाँ पर जो और वाले क्वेश्चन है वो भी मैंने इंक्लूड करे हैं। और अगर आपको आंसर चाहिए इन सभी क्वेश्चन का तो आपको इजीली NCERT बुक में मिल जाएंगे आंसर्स। साथ में मेरा जो पेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल है उसमें भी आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर क्या है कंप्लीट स्टडी मटेरियल, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर मैं बताता चलूँगा कि भाई NCERT बुक के अंदर किस टॉपिक के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप फटाफट से बुक को ओपन करके उसी टॉपिक में से उस आंसर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और यहाँ पर एक बात और जान लो, इन यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क का आ रखा है तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो 5 मार्क का ही आएगा, वो 3 मार्क का भी आ सकता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लगाने हैं कि भाई ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और इनको आपको करके ही जाना है एग्जाम में। बाकी मैं इसके ऊपर सेपरेटली वीडियो अपलोड कर दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो है द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हम अगर पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हमें देखो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है वो बताना है। यानी ये 1 मार्क में पूछा है, प्लस में ये वाला यहाँ पर जो आगे वाला पार्ट है वो 4 मार्क में, तो 1 + 4। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और डिस्क्राइब करना है स्पेशल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। स्पेशल वेरिएशन मतलब यहाँ पर हमें देखने को मिलती है हमारे स्टेट्स में कि लो मतलब वेरी लो, लो, ठीक है, उसके बाद मॉडरेट, हाई, वेरी हाई, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इस तरीके से 2015 में आ रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो 2018 का। यहाँ पर भी पूछा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में क्या होती है, यानी 1 मार्क का 1 + 4। ठीक है, यानी कि अगर आप ये टर्म यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिफाइन कर दोगे, इसका फॉर्मूला लिख दोगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। बाकी जो यहाँ ये वाला पार्ट है इस क्वेश्चन में, इसके हैं 4 नंबर। यहाँ पर आपको 4 नंबर वाला जो है इसमें आपको जोग्राफिकल फैक्टर बताने हैं 4, जो कि अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड। तो यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, और यहाँ पर आप ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो, दिस क्वेश्चन कि 2017 वाला अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का, वो यहाँ पर हमें बताता है कि क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सपोर्ट करना है स्टेटमेंट को एग्जांपल के साथ, यानी कि जो पॉपुलेशन है ना उसका हमें लिंक देखने को मिलता है फिजिकल और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये वाला पार्ट इसमें रिपीट हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में 2017 में, यहाँ पर आप देख सकते हो। या फिर आप ऐसा कह सकते हो 17 वाला पेपर पहले हुआ है तो 17 वाला रिपीट हो रहा है यहाँ पर 18 में। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है पहला वाला, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और उसके बाद अगर आप ये वाला क्वेश्चन भी देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो 90% है, 90% हमें जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो 10% लैंड में देखने को मिलती है, और बाकी जो 90% जो उसके बाद हमें देखने को मिलती है, जो 10% जो पॉपुलेशन बच गई हमारी, वो हमें 90% लैंड में देखने को मिलती है। आपको स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, मतलब स्टेटमेंट को सूटेबल एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करना है। देखो थोड़ा इसी स्टेटमेंट घुमा के दे दिया आपको, लेकिन पूछा तो वही है ना कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 90% पॉपुलेशन 10% लैंड में रह रही है और 10% बची पॉपुलेशन 90% लैंड में रह रही है। कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना, फैक्टर्स होंगे। तो अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तो जो फैक्टर्स हैं आपकी बुक में, जो टॉपिक है जो कि इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस करते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन को, वो वाला टॉपिक करके जाना एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला भी, ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी वाला पूछा है और इसमें भी पूछा डेंसिटी वाला। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो 2016 का, डेमोग्राफिक साइकिल क्या है, डिस्क्राइब करना है 3 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। और ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है इसको आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम बना के नहीं आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, तीनों स्टेज बता देना डायग्राम बना के, ठीक है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड, और वही वाला जो मैंने आपको बताया, कौन सा वाला, यही टॉपिक कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिफाइन करना है टर्म डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और इलाबोरेट करने हैं 4 जोग्राफिकल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड। तो 1+4 यानी डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की, उसका फॉर्मूला लिख देना या फिर उसको डिफाइन कर देना, प्लस में 4 फैक्टर बता दो कि जिससे यहाँ पर जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो लिखने हैं, और 5 पॉइंट ऐसा मत कर देना। यहाँ पर मैंने 3 मार्क वाली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि भाई आप 1-1, 2-2 लाइन के 5 पॉइंट लिख के आ गए। कम से कम 3 से 4 लाइन का 1 पॉइंट होगा, और वैसे आपको फिर लिखने 5 पॉइंट, ठीक है। यानी लगे भाई कि हाँ भाई 5 मार्क का ये क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस इसको 4-5 लाइन में ख़त्म कर दिया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट, और जिस चैप्टर के यहाँ पर अगर आपको नहीं देखने को मिल रहे 5 मार्क के क्वेश्चन, तो इट मीन्स वहाँ से नहीं आए हैं और वहाँ से 3 मार्क के आ रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, और 4 पिलर आपको बताने हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। 2015 में आ रखा है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2017 में, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एनालाइज द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको 1+4 है यहाँ पर, कि पहला 1 मार्क आपको मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट बताने का, 4 मार्क उसके 4 पिलर बताने का। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। ऐसे आपको गिवन होगा अगर ऐसे करके आता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है 2+3 करके आ जाएगा कि भाई 2 मार्क की कोई डेफिनेशन पूछ ली 5 मार्क के क्वेश्चन में, 3 मार्क का उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज़। यहाँ पर आपको बताना है, पहले क्वेश्चन में 2015 में आ रखा है कि जो टर्म है नोमैडिक हर्डिंग, इसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद 4 कैरेक्टरिस्टिक इसकी बतानी है 1+4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डिफरेंशिएट करना है नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग में, और 5 पॉइंट बताने हैं डिफरेंस के। यहाँ पर मतलब रिपीट हो रहा है खाली नोमैडिक हर्डिंग वाला पार्ट, नोमैडिक हर्डिंग। यहाँ पर आप कीवर्ड देख सकते हो। तो जो भी डिफरेंस बिटवीन वाला आता है आपको क्या करना है, लाइन खींचनी है बीच में, और उसके बाद आपको बताना है कि भाई ये है नोमैडिक हर्डिंग और ये वाला मेरा कमर्शियल वाला, और यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको 5 पॉइंट बता देना है क्या डिफरेंस है दोनों में। आप ये वाला क्वेश्चन देखो 2017 का, कि यहाँ पर आपको बताना है कि जो क्या लाइफ है नोमैडिक हर्डर्स की, डिस्क्राइब द वे ऑफ लाइफ ऑफ नोमैडिक हर्डर्स इन द वर्ल्ड। तो नोमैडिक हर्डिंग, यहाँ पर भी नोमैडिक हर्डिंग, यहाँ पर भी नोमैडिक हर्डिंग, इट मीन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन देखो 2019 का, कि डिस्क्राइब करना है 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको पैस्टोरल नोमैडिज्म इन दी वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में जो पैस्टोरल नोमैडिज्म हो रहा है उसके आपको यहाँ पर बताने हैं, क्या बताना है आपको यहाँ पर, उसके यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक बतानी है 5। उसके बाद हमारा 2018 वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ रखा है हंटिंग गैदरिंग से रिलेटेड, कि जो हंटिंग गैदरिंग है पहले अगर हम देखें प्रीमिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो सब्सिस्टेंस के लिए था, मतलब अपना यहाँ पर काम चलाने के लिए था। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया है, वही एक तरीके से यहाँ पर मार्केट ओरिएंटेड हो गया है और कमर्शियल बन गया है। यानी हंटिंग गैदरिंग पहले होता था अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, लेकिन अब इसको एक तरीके से ये क्या हो गया, ये मार्केट ओरिएंटेड हो गया है। आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड देखने को मिलता है मोस्टली क्वेश्चन में, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नोमैडिक हर्डिंग वाला है, वो अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। बताना आपको एक ही चीज़ है, बस थोड़े से जो क्वेश्चन है उसकी फॉर्म चेंज कर रखी है। तो नोमैडिक हर्डिंग वाला टॉपिक पढ़ के जाना इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हंटिंग गैदरिंग वाला भी। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटीज़, पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है 5 फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को वर्ल्ड में 2015। उसके बाद यहाँ पर सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, व्हाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशंस, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन,
कि यहाँ पर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना वो क्यों एक स्पेसिफिक यहाँ पर डिफरेंट लोकेशन को क्यों वो चूज़ करती हैं, और 5 फैक्ट यहाँ पर आपको 4 फैक्टर बताने जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को, जो कि रिपीट हो रहा है 2015 वाले क्वेश्चन से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है, एक्सप्लेन करनी है 5 करेक्टरिस्टिक हाई टेक इंडस्ट्री की वर्ल्ड में 2019 के अंदर। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन, हाई टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट जनरेशन है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, एग्जामिन द स्टेटमेंट 2022। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 2021 के अंदर पेपर नहीं होता और 2022 के अंदर जो पेपर होता है वो टर्म्स में डिवाइड होता है, और जो यहाँ पर टर्म 1 तो एमसीक्यू बेस्ड होता है, टर्म 2 यहाँ पर क्या होता है डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होता है। तो इसके भी क्वेश्चन मैंने उठा रखे हैं टर्म 2 वाले भी। ठीक है, तो यहाँ पर 2022 के टर्म 2 में यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रखा है। ठीक है, और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आ रखे हैं ना मैंने और वाले भी इंक्लूड करे हैं, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड हैं, इंपॉर्टेंट कर लेना सभी को। तो देखो टर्म 2 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ रखा है कि जो हाई टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट जनरेशन है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो ये हाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये भी हाई टेक्नोलॉजी हाई टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है 5 करेक्टरिस्टिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ पर 3 मार्क के ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रखा है वो था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डिफरेंस। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 मार्क में भी पूछ रखा है, यहाँ पर 3 मार्क में भी आ रखा है ये। ठीक है, तो 5 करेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, आपको इंडस्ट्री को क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, कि कौन से रॉ मटेरियल को वो यूज़ कर रहे हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड है, ऐसे करके 2020 के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो है टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी। इसके अंदर कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, तो यहाँ पर टूरिज्म वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो टूरिज्म क्या है और आपको 4 टूरिस्ट अट्रैक्शन बतानी है वर्ल्ड के अंदर, 2016 के अंदर आ रखा है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो 2022 के टर्म 2 के अंदर, यहाँ पर वाई हैज़ द डिमांड फॉर हॉलीडेज़, कि जो डिमांड है हॉलीडे की वो क्या क्यों इंक्रीज़ हो रही है, और आपको एक्सप्लेन करना है अट्रैक्शन जो कि प्रमोट करते हैं टूरिज्म अक्रॉस द ग्लोब। कौन कौन से अट्रैक्शन है जो कि प्रमोट करते हैं टूरिज्म अक्रॉस द ग्लोब। 1+4 यानी इसका 1 इतना वाला पार्ट का आंसर लिखने के लिए 1 मार्क और बाकी वाले पार्ट का आंसर लिखने के लिए 4 मार्क। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ या सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो इज़ मेनली द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्वाटरनरी सर्विसेज। यानी जो क्वाटरनरी सर्विसेज है उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल पूछे हैं तो आपको एग्जाम्पल तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2020 वाला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है कि मोड व्हाट आर दी मोड्स वाई विच साइबर स्पेस विल एक्सपेंड द कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमंस। कि जो यहाँ पर व्हाट आर दी मोड्स बाय विच, जिससे जो साइबर स्पेस है वो एक्सपैंड हो रहा है इकोनॉमिक और सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमंस में। तो साइबर स्पेस इज द कीवर्ड। आपको साइबर स्पेस के बारे में देखो, आपको एग्जाम में अगर समझ में नहीं आता ना कि भाई क्या आपको आंसर लिखना है, कीवर्ड को फाइंड करो, कीवर्ड को फाइंड करो और कीवर्ड के बारे में लिखना शुरू कर दो। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं क्या लिखूं, जो भी आपको उस कीवर्ड के बारे में पता है लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उससे आपको थोड़ा सेंट्रिक जाना है, मतलब उस यहाँ पर कीवर्ड को उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके जाना है जो पूछा है। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा तो कीवर्ड के बारे में लिख दो, एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो मिलेंगे, और ऐसे मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर आंसर वही होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो साइबर स्पेस है, तो व्हाट आर दी मोड्स बाय विच साइबर स्पेस विल एक्सपैंड द कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमंस। उसके बाद यहाँ पर है चैप्टर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। यहाँ पर क्वेश्चन आ रखा है ये वाला, नेम करना आपको बताना है लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे कौन सी है, 1 मार्क इसके लिए। प्लस में डिस्क्राइब करना है 4 उसके फीचर्स। तो बताओ मुझे कौन सी यहाँ पर लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, बताओ मुझे इसका आंसर। ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। यह है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और इसके आपको 4 फीचर बताने हैं। अगर आपको यही नहीं पता कौन सी लॉन्गेस्ट है तो आप किसके फीचर बताओगे, गया ना पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा भी फंसा देते हैं कभी कभी क्वेश्चन के अंदर।
उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सुइज और पनामा कैनाल के बारे में बताना है कि ये जो सुइज और पनामा कैनाल्स हैं ये दो वाइटल मैनमेड नेविगेशन कैनाल्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, जो कि गेटवे है ऑफ कॉमर्स फॉर बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड्स। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दीज टू कैनाल्स। तो यहाँ पर सुइस कैनाल और पनामा कैनाल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, दो ऐसे नेविगेशन कैनाल्स हैं जो कि गेटवे हैं कॉमर्स के लिए, जिनको मोस्टली यूज़ किया जाता है ट्रेड के अंदर। तो आप देख सकते हो सुइस कैनाल हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर इजिप्ट वाली साइड में, इजिप्ट ठीक है, इस साइड ऐसे हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर अफ्रीका है, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो यहाँ पर देखने को मिलता है पनामा कैनाल, ये जो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में देखने को मिलता है। तो ये जो दोनों कैनाल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेविगेशन कैनाल, किसके लिए, ट्रेड के लिए। दोनों का आपको इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बताना है, तो पनामा का भी, सुइस का भी, पनामा का भी। उसके बाद यहाँ पर 2019 के अंदर क्वेश्चन आया एक कि आपको पाइपलाइन की इंपॉर्टेंस बतानी है, 5 पॉइंट बताने हैं एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर 2019 का क्वेश्चन 3+2 करके आ रखा है 5 मार्क का, कि आपको 3 फैक्टर बताने जो कि डेवलपमेंट जो है इनलैंड वाटरवेज की उसको अफेक्ट करते हैं। यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इनलैंड वाटरवेज की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको जो राइन इनलैंड वाटरवे है उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताना है आपको 2020 के अंदर क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर दी मेजर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैविंग ए डेंस नेटवर्क ऑफ एयरवेज। कौन से ऐसे रीजन है वर्ल्ड के जहाँ पर हमें बहुत बड़ा तगड़ा नेटवर्क देखने को मिलता है, किसका, एयरवेज का, ठीक है। एयरवेज यहाँ पर पूछा है, वाटरवे नहीं, एयरवे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो कॉज है मेल और फीमेल माइग्रेशन के वो क्यों डिफरेंट है इंडिया में, और क्या एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस है माइग्रेशन का 2016। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है 2018 के अंदर ये क्वेश्चन है, द डिकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर बोथ वेरी हाई एंड स्टीडली इंक्रीजिंग ओवर टाइम, सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट। कि जो यहाँ पर हमें डिकेड वाली, जो डिकेड मतलब 10 साल, और एनुअल जो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है पॉपुलेशन की इंडिया में, वो हमें हाई देखने को मिलती है ओवर टाइम। तो यहाँ पर आपकी बुक में 4 फेजेस हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, वो आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर मेरी रिवीजन वाली वीडियो आएगी जहाँ पर मैं ये सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बस यहाँ पर आप ये जान लो कौन से यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे रिपीट हो रहे हैं, एक क्वेश्चन कैसी फॉर्म में पूछा जा रहा है, क्या आपको उसमें लिखना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 4 फेजेस हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसका आंसर होगा आपकी बुक में 4 फेजेस हैं, वहाँ पर उस टॉपिक के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा लैंड रिसोर्स वाला चैप्टर है। यहाँ पर आपको बताना है पहला क्वेश्चन कि जो एरिया है ना अंडर पेस्चर्ड, वो क्यों डिक्रीज हो रहा है, वाई क्यों डिक्रीज हो रहा है, और हाउ डू द चेंजेस इन इकोनॉमी इफेक्ट द चेंजेस इन लैंड यूज। कि जो यहाँ पर इकोनॉमी में यहाँ पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं लैंड यूज को, जो चेंजेस हैं इन लैंड यूज एक्सप्लेन 2015 के अंदर। सो जो एरिया है वो अंडर पेस्चर क्यों डिक्रीज हो रहा है, और हाउ डू द चेंजेस इन इकोनॉमी अफेक्ट करती हैं द चेंजेस इन लैंड यूज। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो दिस वन एंड दिस वन रिपीट हो रहा है 2016 2019। यहाँ पर देखो यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की जाती है हमारे इंडियन फार्मर्स के द्वारा या फिर इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों पॉइंट आप पढ़ लेना, 4-5 पॉइंट बुक में गिवन है। तो पहला इरेटिक मॉनसून और इसमें इंडेप्टनेस पूछ लिया, इसमें इरेटिक मॉनसून और इसमें लो प्रोडक्टिविटी पूछ लिया, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ रखा है मेजर प्रॉब्लम्स हैं ये इंडियन एग्रीकल्चर की, सजेस्ट करना और एक्सप्लेन करना मेजर्स जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं, सोल्यूशन ले सकते हैं इन प्रॉब्लम से, ठीक है, कैसे टैकल कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। उसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है इरेक्टिव मॉनसून और यहाँ पर लो प्रोडक्टिविटी मेजर प्रॉब्लम से इंडियन एग्रीकल्चर की, सब्सटेंशिएट करना है स्टेटमेंट को। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है कि जो लैंड डिग्रेडेशन है कॉस्ड बाय ह्यूमन मेड प्रोसेस आर मोर हार्मफुल देन नेचुरल प्रोसेस इन इंडिया, एनालाइज द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। देखो जो लैंड डिग्रेडेशन किया जा रहा है किसके द्वारा, जो लैंड डिग्रेडेशन की जो कॉस्ट है ना, वो जो ह्यूमन के द्वारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो ज़्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू नेचुरल प्रोसेसेस इन इंडिया। यानी कि आपको बताना है कैसे लैंड का डिग्रेडेशन किया जा रहा है ह्यूमंस के द्वारा और उसके क्या यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है।
यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज नेक्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि स्केर्सिटी ऑफ वाटर ऑन अकाउंट्स ऑफ इस इंक्रीज डिमांड पॉजेस पॉसिबिलिटी द ग्रेटेस्ट डिमांड इन इंडिया। एनालाइज करना है स्टेटमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर स्केर्सिटी ऑफ वाटर से रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखना है। और ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 के अंदर आ रखा है कि आपको यहाँ पर वाटर को कंजर्व करने के लिए और मैनेज करने के लिए 2 तरीके बताने हैं। पहला कौन सा है भैया? पहला है वाटरशेड मैनेजमेंट, दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो आप कब से पढ़ते आ रहे हो, आप आराम से लिख सकते हो। वाटरशेड मैनेजमेंट यहाँ पर आपको बुक में से पढ़ना पड़ेगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद ये वाला चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ पर देखो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, और यहाँ पर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, यहाँ पर यानी कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल प्रोवाइड मोर सस्टेन्ड इको फ्रेंडली एंड चीपर एनर्जी इफ द इनिशियल कॉस्ट इज टेकन केयर ऑफ। एग्जामिन द स्टेटमेंट, यानी कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी का, वो हमें एक तरीके से सस्टेन्ड और इको फ्रेंडली और चीपर एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है अगर स्टार्टिंग की कॉस्ट, अगर हम उसको मतलब स्टार्टिंग की कॉस्ट का एक तरीके से हम केयर करें। क्योंकि देखो स्टार्टिंग की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है, सपोज आप सोलर पैनल लगा रहे हो तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद जो हमें एनर्जी मिलती है वो चीपर होती है, ठीक है, वो हमें चीप देखने को मिलेगी, वो हमें इको फ्रेंडली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर उसके बाद 2020 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो रिप्लेस कर रहा है कन्वेंशनल सोर्स को। कन्वेंशनल मतलब नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इनको। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है कन्वेंशनल सोर्स को इंडिया के अंदर। और डू यू थिंक इट एज अ वायबल, वायबल का मतलब काम का, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर कीपिंग इन व्यू द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मिनरल्स इन इंडिया। कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो रिप्लेस कर रहा है कन्वेंशनल सोर्स को इंडिया के अंदर। क्या आप ऐसा मानते हो कि ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का? और यहाँ पर आपको क्या माइंड में रखना है, ठीक है, कि भाई कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इसके इंडिया में। भाई जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही तो यहाँ पर हम उसको यूज़ कर पाएंगे, जब भी तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये रिप्लेस कर सकता है कन्वेंशनल सोर्सेज को, ठीक है। उसके बाद ये वाला चैप्टर है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन आ रखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स integration of quest for economic development with environmental concerns. Comprehend the statement in relation to the development of non-conventional source of energy in India by giving suitable examples. कीवर्ड क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। जैसे ही आपने इसको देखा, लिखना शुरू कर दो कि देखो यहाँ पर जो चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट को आप बताओ किसके रिलेशन में? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के रिलेशन में। कैसे आप इनको यूज़ करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हो? CBSE 2020। कितना सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड वाला क्वेश्चन है, चैप्टर है। इसमें आ रखा है पहला क्वेश्चन कि 2015 के अंदर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है रोड का वो यूनिफॉर्म नहीं है इंडिया में, सपोर्ट करना है स्टेटमेंट को आर्ग्यूमेंट्स के साथ। 2016 में भी सेम क्वेश्चन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है रोड्स का वो यूनिफॉर्म नहीं है इंडिया में, एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक पढ़ लेना इसको कि रोड का यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 2018 का कि जो 5 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवेज की 5 कैरेक्टरिस्टिक, 5 फीचर बताने हैं। उसके बाद यहाँ पर 2019 का क्वेश्चन कि इंडिया के पास हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड। सपोर्ट करना है स्टेटमेंट को एग्जांपल के साथ कि इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है रोड्स का वर्ल्ड के अंदर। स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है एग्जांपल के साथ। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है चैप्टर है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। लास्ट चैप्टर है ये। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर एयर पोल्यूशन, जितने भी टाइप के पोल्यूशन है ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ लेना। प्लस में यहाँ पर अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल करके आपको टॉपिक जो मिलेगा वो भी आपको पढ़ना है। प्लस में यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना है। ये भी यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो, ये दोनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे जो नॉइज पोल्यूशन है वो हजार्डस है। मैनी बिग सिटीज ऑफ इंडिया एक्सप्लेन गिविंग suitable examples. How has the noise pollution become hazardous in many big cities of India? Explain giving suitable examples. ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2022 का टर्म 2 के अंदर क्वेश्चन
ठीक है, रिसेंट है एकदम बिल्कुल। एक्सप्लेन करना है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं। इसमें भी आपको कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं वाटर पोल्यूशन के। तो इस चैप्टर के अंदर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, खास करके एयर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस में अर्बन वेस्ट डिस्पोजल और प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। यहाँ पर 3 मार्क में हमने देखा था अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर 5 मार्क के क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस करे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप गिनोगे तो यहाँ पर आपको 45 के आसपास आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस को पहले प्रायोरिटी दो, इनको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है। पहले इन पे फोकस करो, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ डालो, आपको आंसर्स आराम से एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। बाकी जो छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपना पढ़ाई पे, तो वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल ले सकता है, जहाँ पर आपको ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लिए अवेलेबल है। 199 पर सब्जेक्ट इसका प्राइस है, 199 पर सब्जेक्ट, तो ले सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। जिसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कहीं भटकना नहीं चाहता, एक ही जगह सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ चाहता है, तो वो आराम से स्टूडेंट ले सकता है। स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा अमाउंट है, 199, इन्वेस्ट करके देखो, काफ़ी हेल्प पहुँचेगी एग्जाम के अंदर। बाकी जिसको नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई यहाँ पर फोर्स वाली चीज़ नहीं है। आपको आराम से इसके आंसर एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे, या फिर आप जो आपके पास जो भी कोई रेफरेंस बुक वगैरह है, आप आंसर को फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बाकी मेरी तरफ से छोटी सी हेल्प है, यू कैन टेक दिस मटेरियल। जिसको चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपकी एक भी वीडियो ऐसी इंपॉर्टेंट मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।